नमस्कार साथियों, मैं हुकम सिंह गुनावत, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। फिर से आपके साथ एक नया वीडियो लेकर के। देखिए मित्रों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो डाली जाए वो सबसे पहले आपको हासिल हो सके। ये आज मैं आपको ज्योग्राफी का एक चैप्टर लेके आया हूँ। भारत के भौगोलिक प्रदेशों में से एक प्रदेश रहेगा अपना पूर्वी मैदानी भूभाग, और ये जो अपना चैप्टर है वो रीट लेवल सेकंड एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से देखें, बहुत ही मजेदार टॉपिक है मित्रों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो देखें, लगाइए ध्यान। अच्छा, ये हम पढ़ रहे हैं उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग। तो सबसे पहले मैं आपको इस उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग को पढ़ाने से पहले भारत के इस मानचित्र में भारत के 6 भौगोलिक प्रदेश हैं, उन 6 भौगोलिक प्रदेशों को बताना चाहूँगा। 6 जो भौगोलिक प्रदेश हैं, उन 6 भौगोलिक प्रदेशों में हम इसे पढ़ेंगे। पहले ये देखिएगा कि वो 6 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा भारत का मानचित्र है, और इस मानचित्र में अलग अलग पार्टों में अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों को बताया गया है। जैसा कि यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ तक ये पूरा पर्वतीय इलाका है, उत्तर से लेके पूर्व तक फैला है, और इसी को हम लोग हिमालय कहते हैं मित्रों। क्या हिमालय? विश्व स्तर पर देखा जाए तो हिमालय विश्व के 8 देशों में फैला है। यहाँ सिर्फ मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो भारत के उत्तरी भाग से लेकर और भारत के पूर्वी भाग तक ये पर्वतीय भूभाग, जिसे हम हिमालय कहते हैं, वो फैला हुआ है। तो ये भारत का एक अलग से भौगोलिक प्रदेश माना जाएगा, जिसका नाम होगा हिमालय प्रदेश, या कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि उत्तर से लेके और भारत के पूर्वी भाग तक ये पर्वतीय प्रदेश है, इसलिए हम हिमालय प्रदेश कहें या उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश कहें, बात एक ही है। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, अगला जो है वो है अपना यहाँ इसके तुरंत नीचे उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग, यानी भारत का दूसरा मित्रों भौगोलिक प्रदेश हो जाएगा क्या? उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, इधर ये थार का मरुस्थल है, जो रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान को हम पाकिस्तान में थाल का मरुस्थल और हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं थार का मरुस्थल। तो ये हो गया मित्रों अपना कौन सा? थार का मरुस्थल। 3 भौगोलिक प्रदेश हुए। इसके बाद में आप देख रहे होंगे अगला, ये जो प्रदेश है ये पठारी भूभाग है मित्रों, और ये यहाँ से अपना भारत प्रायद्वीपीय माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत माना जाता है क्योंकि भारत 3 ओर से जल से घिरा है। इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि भारत के दक्षिण की जो आकृति है, वी आकृति का अपना दक्षिण का जो भारत है वो 3 ओर जल से घिरा है, और 3 ओर जल से घिरी हुई आकृति को हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए याद रखें, यहाँ से जो भारत का ये भौगोलिक प्रदेश है ये प्रायद्वीप कहलाता है, और ये पठारी भूभाग है, इसलिए ये कहना पड़ेगा कि प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग, यानी ये प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ से लेके आप देख रहे होंगे इधर यहाँ तक आ जाइएगा। एक ये भौगोलिक प्रदेश हो गया। नेक्स्ट होगा अपना ये तट हो गए मित्रों, इधर ये बंगाल की खाड़ी वाला, ये अरब सागर वाला, इसे हम कहेंगे पूर्वी तटीय मैदान, इसे कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। लेकिन ये होगा क्या? तट। एक ये हो गया और एक अपना ये हो गया, यानी मैं कह सकता हूँ तटीय। क्या कहेंगे हम? तटीय। ये हो जाएगा तटीय मैदान। तो याद रखना मित्रों, एक तटीय मैदान हो गया। अगला जो पार्ट है अपना 6वां, वो है द्वीप समूह, और द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अलग है और
अरब सागर में अलग है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार 249 द्वीपों का समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप नाम से 36 द्वीपों का समूह है। इस प्रकार से भारत के कुल भौगोलिक प्रदेशों की संख्या हो गई मित्रों कितनी? 6। एक बार फिर से 6 के मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, देखेंगे तो ये हो गया अपना हिमालय, या आप कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग। ये होगा अपना उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। इसके नीचे हो जाएगा मित्रों उत्तरी पूर्वी मैदान, और इधर ये तीसरा अपना हो गया थार का मरुस्थल, चौथा हो गया प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग, और पांचवा हो जाएगा तटीय मैदान, जो कि इधर भी है, इधर है। यानी ये जो आप देख रहे हैं इस तरह ये जो सिंबल बना हुआ है ये तटीय मैदान का है, और एक अपना इधर और इधर ये हो गया द्वीप समूह। कुल मिलाकर 6 भौगोलिक क्या हो गए? प्रदेश। इसमें से याद रखें आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग की, और उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग को लेकर के क्या क्या प्रश्न हमारी एग्जाम में आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग ये वाला भूभाग है मित्रों जो हिमालय के तुरंत नीचे का भाग है। इसकी आकृति धनुषाकार है। ये भी सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग की जो आकृति है वो कैसी है, तो आपका जवाब होगा धनुषाकार। यानी मैं कह सकता हूं कि धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है कौन? उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग। और ये हिमालय जो अपना है वो भी भारत में धनुषाकार आकृति में है। याद रखें दोनों का जवाब एक ही है। तो हिमालय के तुरंत नीचे का भाग है, इसलिए उत्तरी पूर्वी मैदान की आकृति बोले तो कैसी है मित्रों? धनुषाकार। इसके बाद में देखिएगा सवाल बनता है कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है। याद रखें मित्रों मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा वहाँ कर लाई गई मिट्टी से होता है। ये नदियों के द्वारा जो मिट्टी वहाँ कर लाई जाती है वही मिट्टी मैदानों का निर्माण करती है। अच्छा, मैदानों का जो निर्माण होता है ये मैदानों की हम बात कर रहे हैं तो याद रखें नदियों के द्वारा जो मिट्टी वहाँ कर लाई जाती है वो मिट्टी याद रखिए मित्रों कैसी मिट्टी होती है? तो जलोढ़ या दोमट मिट्टी होती है, और ये संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है, मिट्टी वाले चैप्टर में भी ये चर्चा हम करेंगे। पूछा जाता है कि संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है तो फिर हमारा जवाब होगा नदियों के जल से वहाँ कर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अच्छा, इसके बाद में देखिएगा तो ये जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसी के कारण हमारा ये उत्तर पूर्वी मैदान बना है। तो ये भी यहाँ पर सवाल बनता है कि उत्तर पूर्वी मैदान जो जलोढ़ मिट्टी के कारण बना है तो फिर वो सबसे उपजाऊ होगा। बिल्कुल मित्रों सबसे उपजाऊ है। भारत का सबसे उपजाऊ भौगोलिक प्रदेश यही माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, और जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी है जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई है। अगला एक और यहाँ बात निकल के आती है, जलोढ़ मिट्टी से उपजाऊ मैदान का निर्माण तो हो गया, पर उपजाऊ मैदान जहाँ होगा वहाँ कृषि की संभावना ज्यादा होती है, कृषि ज्यादा पैदा होती है, उत्पादक क्षमता इस मिट्टी में ज्यादा होती है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र होता है, इसीलिए सवाल बनता है कि भारत का कृषि प्रधान क्षेत्र कहलाता है। आपका जवाब होगा मित्रों उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग। इसे हम भारत का कृषि प्रधान क्या कहेंगे? क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद में एक और सवाल बनता है कि जहाँ पर कृषि ज्यादा होगी, जहाँ उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी, ऐसा भौगोलिक प्रदेश जहाँ कृषि ज्यादा होती है वहीं पर लोग अधिकांश मात्रा में रहते हैं, इसलिए यहाँ जनघनत्व भी ज्यादा है। तो सवाल बनता है कि भारत का कौन सा भौगोलिक प्रदेश सर्वाधिक जनघनत्व वाला है? तो आपका जवाब होना चाहिए मित्रों उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग। तो ये कुछ प्रश्नों की मैंने बात की है मैदान को लेकर के। अब मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि मैदान का निर्माण नदियों से होता है। तो देखिएगा मित्रों इसे हमने 2 भागों में बांट दिया,
और ये दो भाग कौन कौन से हो गए याद रखिएगा। तो एक हो गया अपना ये पूर्वी मैदानी भूभाग, इधर का भाग हो गया, यहाँ से ये पूर्वी मैदान हो गया, और इधर वाला जो पार्ट है मित्रों वो हो जाएगा कौन सा, पश्चिमी मैदान। तो उत्तरी पूर्वी मैदानी भूभाग को हम दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। एक हो गया पूर्वी, इधर वाला जो पार्ट है वो पूर्वी मैदान, और इधर वाला हो जाएगा पश्चिमी मैदान। अब मैं सबसे पहले आपसे चर्चा कर रहा हूँ पश्चिमी मैदान की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या सवाल हमारी एग्जाम में आ सकते हैं पश्चिमी मैदान को लेके। तो देखिएगा, पश्चिमी मैदान की मैं बात कर रहा हूँ। पश्चिमी मैदान का निर्माण हुआ है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, यानी सिंधु एवं सिंधु में अपने भारत से मिलने वाली सहायक नदियां, इन नदियों से निर्माण हुआ है। किसका, पश्चिमी मैदान का। तो पश्चिमी मैदान का निर्माण हुआ है सिंधु नदी से। सिंधु में उसकी सहायक नदियां भी सम्मिलित की जाती हैं जो ये मैदान बनाने में योगदान देती हैं। इसके बाद में देखिएगा, सिंधु नदी से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए भारत के लोग इस पश्चिमी मैदान को सिंधु का मैदान भी कहते हैं। तो यहाँ भी एक सवाल बनता है कि भारत में पश्चिम के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। आपका जवाब होगा मित्रों सिंधु का मैदान। अब सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी की सहायक नदियां यूं तो मित्रों कई हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं, कुछ बाईं ओर से मिलती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो भारत से निकल के जाती हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो जो नदियां हमारे भारत से निकल के जाती हैं और वो वाईं ओर से मिलती हैं किसमें, सिंधु में, उन नदियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले है झेलम नदी। याद रखें ये जम्मू कश्मीर से निकल के आती है। ये झेलम नदी को प्राचीन काल में वितस्ता नाम से जाना जाता था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि झेलम नदी को वैदिक काल में यानी प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, वितस्ता, क्योंकि वैदिक काल में लोगों की बोलचाल की भाषा संस्कृत थी और इन नदियों को संस्कृत नाम से जाना जाता। तो याद रखें, झेलम नदी को वितस्ता, चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था, चिनाब का अस्किनी, रावी बोले तो परुसनी। रावी नदी, ये वही रावी नदी है मित्रों जिसे परुसनी कहा जाता था, जिसके किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ। याद रखिएगा। इसके बाद में ब्यास नदी है जो कि सतलज की सहायक है, इसे बिपाशा कहा जाता और सतलज नदी को शतुद्री नाम से जाना जाता। किस नाम से, शतुद्री। अब यह एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पश्चिमी मैदान का निर्माण करती हैं सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। याद रखें मित्रों, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि पंचनद में निम्न में से किस नदी को नहीं गिना जाता है। याद रखना दोस्तों, पंचनद में केवल 5 नदियां गिनी जाती हैं और वो 5 नदी यही हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पंचनद के अंतर्गत सिंधु नदी को नहीं गिना जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको राइट आंसर सिंधु देना है क्योंकि वो सिंधु विकल्प अवश्य देगा। पंचनद का अर्थ क्या हुआ, 5 नदियों का समूह, और पंचनद में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज यही नदी गिनी जाती हैं, यानी इन्हें गिना जाता है किसमें, पंचनद में। इसके बाद में देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों, ये जो पश्चिम का मैदान है जिसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियां करती हैं, तो याद रहिए 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है, यानी 2 नदियों के मध्य का जो भूभाग होता है, उस भूभाग को याद रखना दोआब नाम से जाना जाता है। यानी 2 नदियों के मध्य की जगह क्या कहलाती है, दोआब कहलाती है। 2 नदियों के मध्य का जो उपजाऊ भूभाग होता है, मैदानी भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो दोआब से आज से क्या हुआ मित्रों, दोआब से आज से हुआ 2, और कह सकते हैं हम क्या, नदियों, यानी 2 नदियों के मध्य का भाग
क्या कहलाता है, दोआब। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक नदी हो गई, कौन सी, गंगा, और गंगा नदी में एक नदी मिल जाती है मित्रों, कौन सी, यमुना। यानी ये आपकी नदी हो गई माना कि गंगा, इधर से ये नदी हमारी मिल गई, इसमें सहायक नदी कौन, यमुना। गंगा की सहायक हो गई यमुना। अब इन दोनों के बीच की जो उपजाऊ भूमि है इसी को हम क्या कहेंगे, दोआब। और इसे कौन सा दोआब कहेंगे, तो गंगा यमुना का दोआब कहेंगे, यानी गंगा यमुना का दोआब। तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से दोआब क्या होता है। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। और ये जो पश्चिमी मैदानी भाग है ये दोआब, दो प्रकार का दोआब बनाता है। तो याद रखें दोआब जो है सबसे ज्यादा, ये भी एक प्रश्न बनता है कि भारत में सर्वाधिक दोआब कहाँ है। तो याद रखें मित्रों, सर्वाधिक दोआब यदि पूछा जाता है तो हमारा जवाब होगा पंजाब। इन भारत में सर्वाधिक दोआब कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, पंजाब। पंजाब में सर्वाधिक दोआब है। अच्छा, दोआब दो प्रकार का होता है, एक बाहरी दोआब, एक हो गया विस्तृत दोआब। यदि दोआब विस्तृत है तो हो जाएगा मित्रों विस्तृत दोआब, और दोआब का क्षेत्र छोटा है तो बाहरी दोआब। तो इस प्रकार से एक विस्तृत दोआब होता है, एक बाहरी दोआब। तो ये नदियां इधर मैदान का निर्माण करती हैं, कौन सा, पश्चिमी मैदान। अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी भूभाग की। तो याद रखें इस उत्तर पूर्वी मैदान या मैदानी भूभाग का दूसरा जो पार्ट है वो है पूर्वी मैदानी भूभाग, और यहीं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, मैदानी भूभाग में हम ले रहे हैं पूर्वी मैदानी भाग। इस पूर्वी मैदानी भूभाग का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र इन नदियों के द्वारा होता है, इसलिए इसे गंगा का मैदान भी कहा जाता है। पूर्वी मैदानी भूभाग को भारत में गंगा का मैदान कहते हैं। जिस प्रकार से पश्चिमी मैदान को भारत में किसका, सिंधु नदी का मैदान कहा जाता है, उसी प्रकार से पूर्वी मैदान को भारत में गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा और गंगा की सहायक ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब ये जो इधर का जो पूर्वी मैदान है, याद रखें इस पूर्वी मैदानी भूभाग या पूर्वी भाग के द्वारा पूर्व में जो नदियां बहती हैं इनके कारण निम्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखें ये 6 प्रत्यय हैं, इन 6 प्रत्ययों को ध्यान से देखें। सबसे पहले भावर, तराई, वांगर, खादर, डेल्टा और ज्वारनद मुख, इस सारी प्रत्ययों का निर्माण, इस सारी चीजों का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। अब इनमें से सवाल पूछे जाते हैं, क्या होता है वांबर, क्या होता है वांगर, क्या होती है तराई, क्या होता है खादर, इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। तो एक एक करके सबको हम डिफिनेट करेंगे। देखें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वांवर, यानी भांबर क्या है। याद रखें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले भांवर। तो याद रखें मित्रों भांवर को भांगर भी कहा जाता है। किस प्रकार की आकृति होती है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक तरह हिमालय हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने ये पहाड़ी इलाका बना दिया, ये हो गया मित्रों हमारा क्या, हिमालय। मान लीजिए हिमालय हो गया। और आप जानते हैं कि पर्वतों से जो नदियां बहकर आती हैं वो नीचे गिरती हैं, ये हिमालय का यहाँ शिखर हो जाएगा। और ये जो भाग होगा मित्रों हिमालय का नीचे का, इसे हम कहेंगे गिरिपाद। क्या कहेंगे दोस्तों, गिरिपाद। हिमालय का जो नीचे का भाग है, हिमालय जो है पर्वतीय भाग, किसी भी पर्वत की बात करें, न केवल हिमालय की बात कर रहा हूं मैं, तो किसी भी पर्वत के नीचे का जो भाग होता है जहां से मैदान प्रारंभ हो जाता है, उस पर्वत के जो ऊपरी भाग होता है उसे हम शिखर कहते हैं, और नीचे जहाँ उसका आधार होता है उसे हम कहेंगे गिरिपाद। यानी गिरि बोले तो पर्वत और पाद बोले तो पैर, पर्वत के पैर हम कहेंगे। और कोई भी नदी जब पर्वत से नीचे गिरती है तो वो गिरिपाद में गिरती है। इसी प्रकार से याद रखिएगा हिमालय से गिरने वाली नदियां इस मैदानी भाग में गिरती हैं, और ये सबसे पहले हिमालय के किस भाग में गिरती हैं, गिरिपाद में गिरती हैं। जैसे ये नदियां पर्वतों से गिरती हैं, कहिए कि हिमालय की बात कर रहे हैं तो हिमालय से गिरती है, तो ये नदियां जैसे ही गिरती हैं अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर लेके आती हैं, जिन्हें हम ज्योग्राफी की भाषा में कहेंगे अवसाद।
क्या कहेंगे मित्रों, अवसाद। तो जैसे ही पर्वतों से नदियां गिरिपाद में आती हैं यानी धरातल पर आती हैं, तो नदियां अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर इत्यादि चीजें लाती हैं जिन्हें हम अवसाद कहते हैं। और वही अवसाद नीचे इस मैदानी भाग में आके जमा हो जाते हैं और जमा होने के बाद में इनकी एक मैदानी आकृति इस तरह जमा हो जाते हैं मित्रों, याद रखें इस तरह जमा हो जाते हैं और ये भी एक मैदानी भाग बन जाता है। इसी मैदानी भाग को हम क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, परिभाषा हो जाएगी मित्रों। भावर क्या होता है, पर्वतों से बहने वाली नदियां अपने साथ में जो भी अवसाद लेकर आती हैं, पर्वतों से बहने वाली नदियां अपने साथ में जो भी अवसाद लेकर आती हैं उस अवसाद को गिरिपाद में डालती हैं। डालने को कहते हैं मित्रों ज्योग्राफी में निक्षेप। क्या कहते हैं, निक्षेप। इस भाग में निक्षेप कर देती हैं, उसी से निर्माण होता है किसका, भावर का। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगा, पर्वतों से बहने वाली नदियां, पर्वतों से बहने वाली नदियां मैदानी भाग में या कहिए उस पर्वत के गिरिपाद में गिरती हैं और अपने साथ में पर्वतों से अवसाद लेकर के आती हैं, जैसा कि कंकड़ पत्थर इत्यादि, उन्हें वह गिरिपाद में निक्षेप कर देती हैं, छोड़ देती हैं। उन्हीं के द्वारा जिसका निर्माण होता है वही भावर प्रदेश कहलाता है। और याद रखें ये कंकड़ पत्थर वाला मैदान होता है। अब हम जानते हैं मित्रों कि यहाँ से जैसे ही नदी आएगी कंकड़ पत्थर में पानी अंदर चला जाएगा और नदी इसमें अंदर लुप्त हो जाती है। तो ये भी एक सवाल बनता है कि हिमालय से या पर्वतों से बहने वाली नदियां किस भाग में लुप्त हो जाती हैं, तो हमारा जवाब होगा वहां पर, किसमें, भावर, यानी भावर में नदियां लुप्त हो जाती हैं क्योंकि ये कंकड़ पत्थरों का भाग है, इसमें अंदर पानी चला जाता है, फिर अंदर अंदर बहता है। इसके बाद में दूसरे भाग की चर्चा करें, ये हो गया अपना तराई। कौन सा हो गया मित्रों, तराई। क्या होती है तराई, देखिए तो तराई क्या होती है, जैसे ही नदियां इस भावर में इन कंकड़ पत्थरों के अंदर चलती हैं, इनके अंदर चलती हैं, तो ये आगे पानी निकलता है और आगे जब निकलता है तो याद रखिएगा ये जो पानी है कंकड़ पत्थरों से इस वावर से निकल करके इस तरह ये जल आगे बढ़ता है तो मिट्टी को आगे ले जाता है और मिट्टी का एक मैदान बन जाता है, दलदली भाग बन जाता है। कैसा भाग, दलदली। और वही भाग क्या कहलाता है, तराई। यानी हम कह सकते हैं कि वावर के तुरंत आगे मिट्टी से बना हुआ दलदली भाग क्या कहलाता है, तो उत्तर क्या होगा, तराई। तराई एक दलदली भाग होता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से बनता है वावर। उनमें नदियां लुप्त हो जाती हैं, उनके अंदर अंदर पानी बहता है, मिट्टी को वहा के ले जाता है और आगे जमा हो जाती है, उससे निर्माण होता है किसका, तराई का। इस भाग में मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं मित्रों, मच्छर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए याद रखें इसे मच्छर पेटी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पेटी कहते हैं, मच्छर पेटी। ये भी एक सवाल बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस भाग को, किस मैदानी भाग को मच्छर पेटी कहा जाता है, तो उत्तर होगा तराई। इसके बाद में नेक्स्ट में चर्चा कर रहा हूँ, अगला जो हमारा भाग है वांगर, ये वांगर और हो गया मित्रों खादर। इन दोनों को मैं एक साथ समझाना चाहूंगा, याद रखें क्या होता है वांगर और क्या होता है खादर। तो देखिएगा, देखिए अच्छा इस तरह से जैसे कि ये हमारी कोई भी नदी है, मान लीजिए कोई भी इस तरह नदी है मित्रों, और जब नदी बहती है याद रखें तो नदी जब बहती है ये इस प्रकार से, ठीक। अच्छा ये नदी का जल बह रहा है, अब वो नदी का जो बहाव होता है वो आप जानते ही हैं कि वर्षा के समय में तेज होता है, नदी का वेग तेज होगा। तो इस तरह से नदी जब बहती है तो अपने साथ में कुछ मिट्टी ले जाती है और वो मिट्टी मान लीजिए यहाँ पर जमा हो गई, इस तरह यहाँ मिट्टी जमा हो गई, तो ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी होगी। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, जलोढ़ कहलाती है। इस तरह से ये मिट्टी जमा हो गई तो ये भाग ऊंचा हो जाता है, यानी नदी
जिस क्षेत्र में बह रही है वो भाग थोड़ा कैसा ऊंचा हो गया। अब समस्या क्या आती है, कई वर्षों बाद नदी का जल जो है नदी के द्वारा वहां कर लाई गई इस मिट्टी से जो ऊंचा मैदान बन गया, वहां तक नदी अपना जल नहीं ले जा पाती है और वो जल इधर एक तरफ मुड़ जाता है। क्या मुड़ जाता है और वो नया रास्ता चुन लेती है। अब ये नया रास्ता चुन लिया, याद रखिएगा, नया रास्ता चुन लिया तो अब इस रास्ते की तरफ इधर नदी का जल नहीं जाएगा, तो जल नहीं जाएगा तो नवीन मिट्टी भी नहीं जाएगी। तो यहाँ जो मिट्टी जमा हो गई वो पहले वाली मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है मित्रों? पुरानी, यानी मैं कहूँगा पुरानी कैसी मिट्टी हो गई? जलोढ़। और इधर जब नदी ने इधर टन लिया यानी बहना चालू किया तो इधर नदी बहेगी तो मिट्टी लाएगी। अब ये जो मिट्टी आएगी वो कैसी नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी। यानी कैसी होगी मित्रों? नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी। तो ये मैदान जो रहा ये ऊंचा था, इसीलिए यहाँ पर नदी अपना जल नहीं ले पाई। इधर ढलान थी, ये नीचा भाग है तो इधर बहना चालू कर दिए। ये मिट्टी पुरानी मिट्टी, अब इधर नई मिट्टी नहीं आ पा रही है, इधर नवीन मिट्टी आ रही है नदी के द्वारा। तो ये पुरानी जो मिट्टी का भाग है ये ऊंचा भाग है मित्रों। कैसा भाग? ऊंचा, इसीलिए नदी का जल नहीं पहुंच पाता है। ये जो भाग है ये नीचा भाग है, नीचा भाग है, इसीलिए पहुंच पा रहा है जल। इधर इसीलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि ऊंचा हो गया, ये नीचा है इसीलिए पहुंच पा रहा है। अब याद रखें यही है वांगर और खादर। कैसे कहेंगे हम, कैसे डिफिनेट करोगे? तो देखें, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा वहां कर लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी का वह भाग जो ऊंचा होता है, यानी मैं कह सकता हूँ पुराना है। ये कैसा है मित्रों? पुराना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित भाग को हम क्या कहते हैं? वांगर का मैदान कहते हैं। ये वांगर का मैदान कहलाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित मैदान वांगर का मैदान कहलाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो यहाँ से नदी टर्न कर गई नीचे की जिधर ढलान थी उधर, नवीन जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित मैदान खादर का मैदान कहलाता है। तो हम कह सकते हैं मित्रों ये हो गया कौन सा? वांगर का मैदान। और ये आपका हो गया कौन सा? खादर का मैदान। कौन सा हो गया? खादर का मैदान। तो याद रखिएगा वांगर का मैदान यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है, खादर का मैदान नवीन जलोढ़ मिट्टी से बनता है। वांगर का मैदान ऊंचा होता है, खादर का मैदान नीचा होता है। वांगर में तक नदियां अपना जल नहीं ले जा पाती हैं, खादर में अपना जल ले जाती हैं। तो वे क्या होता है? वांगर समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। वांगर क्या होता है? यानी नदियों के द्वारा वहां कर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी का वह मैदानी भाग जो ऊंचा होता है, जहां तक वाद में नदी का जल नहीं पहुंच पाता है, कहलाता है वांगर का मैदान। और नदी के द्वारा वहां कर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से जो नवीन मिट्टी के प्रसार से जो मैदान बनता है वो खादर का मैदान है। ये निचला मैदान होता है, यहाँ तक नदी अपना जल ले जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, अगली हम बात कर रहे हैं मित्रों डेल्टा और ज्वारनदमुख। क्या होता है डेल्टा और क्या होता है ज्वारनदमुख? तो देखेंगे इनकी मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा और ज्वारनदमुख। तो सबसे पहला सवाल तो यही है मेरा कि ये जो हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत हो गया नीचे का भाग, इसमें इधर याद रखें मित्रों, इधर है बंगाल की, क्या हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर हो जाएगा अरब सागर। तो इधर वाला जो तट है अपना, इधर वाला ये हो जाएगा मित्रों कौन सा? पूर्वी तट। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी तट। इधर वाला हो जाएगा कौन सा? पश्चिमी तट। इस प्रकार से ये दो तट हो गए, यानी बंगाल की खाड़ी वाले तट को हम पूर्वी तट कहते हैं, अरब सागरीय तट को हम पश्चिमी तट के नाम से पुकारते हैं। ये यहाँ से लेके याद रखें पश्चिमी बंगाल से लेके और आ जाइए कहाँ? कन्याकुमारी। ये हो गया कन्या और कुमारी, तमिलनाडु में है मित्रों। यहाँ तक का ये जो है ये समुद्र तटीय मैदान क्या कहलाएगा? पूर्वी। और इधर गुजरात से आ जाइए
गुजरात से लेकर के और यहाँ कन्याकुमारी तक ये जो है वो तटीय मैदान क्या कहलाएगा, पश्चिम तटीय मैदान। याद रखें भारत से जो नदियां बह करके जाती हैं वो या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या अरब सागर में गिरती हैं, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, याद रखें वो निर्माण करती हैं किसका, तो हमारा जवाब होगा डेल्टा का। किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का। यानी हम कह सकते हैं कि पूर्वी तट से समुद्र में जो नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पश्चिमी तट से जो नदियां समुद्र में गिरती हैं वो ज्वार नदमुख, जिसे हम एस्चुअरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, एस्चुअरी, इसका निर्माण करती हैं। तो ये भी एक सवाल बनता है कि डेल्टा का निर्माण करती हैं भारत की कौन सी नदियां, हमारा जवाब होगा पूर्वी तट। जैसे कि यहाँ से कोई नदी गिरेगी, इस तरह जो नदियां इस पूर्वी तट से यदि समुद्र में गिरती हैं वो निर्माण करती हैं किसका, डेल्टा का। और जो नदियां याद रखें मित्रों इस पश्चिमी तट से समुद्र में जो गिरती हैं वो निर्माण करती हैं किसका, तो ज्वार नदमुख या कहिए एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा जो होता है इसकी आकृति होती है दोस्तों त्रिभुजाकार। कैसी आकृति, त्रिभुजाकार। जो नदियां पूर्वी तट से समुद्र पर गिरती हैं वो यहाँ तट पे आते ही उनका जल फैल जाता है और वो निर्माण करती है किसका, डेल्टा का। डेल्टा की आकृति याद रखें कैसी होती है, त्रिभुजाकार। और इधर जो पश्चिमी तट से जो नदियां समुद्र में गिरती हैं वो निर्माण करती है एस्चुअरी का। इसकी आकृति होती है वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार। इस तरह वृत्ताकार कहिए या अर्धवृत्ताकार क्या होती है, आकृति होती है। दो नदियां जैसे कि मैं कह सकता हूँ नर्मदा, एक नदी हो गई दोस्तों कौन सी, ताप्ती। याद रखें ये नदियां भारत की ऐसी नदी हैं नर्मदा और ताप्ती जो ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। इधर वाला ये तट ऊंचा है या नीचा है, ये नदियां सीधे ही गिरती हैं और वहां अपने अवसादों को ले जाती हैं और जल में इसका निर्माण होता है। इनका जल तट पर फैल जाता है, त्रिभुजा आकृति में डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ से गंगा नदी बहती है, गंगा की यहाँ से एक शाखा है मित्रों कौन सी, हुगली। इधर ब्रह्मपुत्र आती है और शाखा हो गई कौन सी, मेघना। और दोनों के बीच में सुंदरवन का डेल्टा, एक डेल्टा जैसे कि कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। याद रखें ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसका निर्माण गंगा की एक शाखा कौन सी, हुगली, और ब्रह्मपुत्र की शाखा जिसका नाम क्या है, मेघना। इन दोनों के बीच में होता है सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ सुंदरी वृक्षों की भरमार है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। तो याद रखें मित्रों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाएं। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे इसी ज्योग्राफी की, तब तक आप लोगों को इस चीज़ को बताएं। धन्यवाद।